समस्या है वहाँ पे पूछिए मेरे से। तो 2 घंटे मैं यहाँ पे बैठी हूँ। कुछ तो लिखा करो। क्या लिखा है सब? क्या लिखा आप? ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं। मैंने आपसे ही बोला है, कोई प्रॉब्लम। फिर पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, बताएं क्या करें। मेरे लिए तो बहुत इंसल्टिंग है। आप लोग अपने साथ सिंसेयर हैं, मैं अपने प्रोफेशन के साथ भी और आप लोगों के साथ। कोई टीचर कभी किसी को कहता है कि मैं 2 घंटे के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बता दें, कहता है? मुझे वो पे करेंगे मेरी इसी एक क्लास के लिए। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए कर सकते हैं। क्लास में कितने टाइम तक बैठती है? कोई मेरी जिम्मेदारी है बैठ? मैं 1 घंटा भी पढ़ाऊंगी, चली जाऊंगी, मुझे इस चीज़ से कोई चिंता नहीं है। हमेशा बेहतरी तभी आती है जब आप खुद सोचते हैं कि आपने बेहतरी लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने से आप पेपर्स पास कर लेंगे, थोड़ी बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं। हाँ, तो आपने जाना है पेपर में साथ एग्जामिनर के पास जाके बताना है कि मैंने लिखा हुआ है। मेरी स्लाइड करिए मुझे। लिखा इंट्रोडक्शन।
करके आपका पुलाव बनता है, चीज़ें ऊपर नीचे करके कुछ तरीकों से आप बिरयानी बना लेते हैं। उसी तरह से मल्टीपल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपकी बिल्कुल डिश ही चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपने ये करना है। मैंने सबसे पहली बात एक जो की थी आपके साथ वो थी रेलिवेंट। ऐसे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? कोहेरेंस। किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए आपको कोहेरेंस की ज़रूरत है। ऐसे के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी रेलिवेंस। जितना ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे उतना अच्छा ऐसे लिखेंगे। एक दूसरी चीज़ वो है टॉपिक ओरिएंटेड के लिए। थर्ड चीज़ है ओनली एड्रेस द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है। अब यहाँ पे इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ? अगर ये पूछा गया आपसे तो यहाँ पे आप क्या, आपने इसके अंदर ये बताया है कि ये मिथ है या नहीं? एड्रेस कैसे करेंगे? टॉपिक कैसे क्रैक करेंगे? इज इट अ मिथ? अब यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि जिस वक्त आप किसी स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अंदर आप अपना जो टॉपिक स्टेटमेंट है वो भी लिखते हैं। आपने नहीं लिखी ना? तो इससे ये पता चल रहा है कि आपने ये थीसिस स्टेटमेंट इसी टॉपिक पे लिखी है। नहीं पता चल रहा? अच्छा, जिस किसी की भी मिस्टेक निकल रही है वो आप सबके लिए एक लर्निंग के लिए है। अगर उन्होंने लिखा है तो उनकी लर्निंग तो हो ही रही है, उनकी मिस्टेक्स की करेक्शन हो रही है, आप सबकी करेक्शन हो रही है। ऑनलाइन वाले आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फुटप्रिंट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी एट डिफरेंट फोरम। अब इसको कैसे आप रिलेट करेंगे इसके साथ? बहुत दिन हो गया हम इस टॉपिक पे फंसे हुए हैं, लेकिन रिलेट कैसे करेंगे? आपने जब ओवरऑल ये बता दिया कि जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, तो नीचे मैंने यही बोला था ना कि आपने ये बताना है हाउ वी कैन से दैट जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ। ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट वे मैंने बताया था। जो कॉज और इफेक्ट वाला एक रिलेशनशिप होता है वो बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन, बहुत मतलब वाइडली यूज्ड एक मेथड है। जब आपने ये बताना है कि मैं इस तरीके से इस ऐसे को सॉल्व करने जा रहा हूँ या मैं इस तरीके से बताने जा रहा हूँ, हाउ आई कैन से दैट जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ठीक है। मेरा स्टांस ये क्यों है कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है? चीजें वही है, उसके अंदर आप ये बताएंगे प्रैक्टिकली तो हमें नजर ही नहीं आती इसकी कोई मैनिफेस्टेशन। कॉपीड फॉर्म में, फाइल्स की फॉर्म में, फ्रेमवर्क में हमें चीजें नजर आती हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीजें हैं रिपोर्ट्स में स्टैटिस्टिकल डेटा में नजर आती हैं, बट दैट इज मेरा स्टैटिस्टिकल डेटा। आपको एक्चुअल फॉर्म में वो चीजें नजर नहीं आती। आप नहीं देखते कि फीमेल जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया। आप नहीं देखते कि जॉब के अंदर 2001 टू से लेके 2020 तक आपका जस्ट 8-9% जो है वो फीमेल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी वो इंक्रीज हुई है। कितने साल लगे हैं इस चीज को? हालांकि हमें ये लगता है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा जॉब कर रही हैं, लेकिन इतने सालों में आपका 10% भी नहीं बनता, 10% भी इंक्रीज नहीं आया। हालांकि अगर आप अपनी रिपोर्ट्स देखते हैं तो रिपोर्ट्स में ये लग रहा होता है कि मतलब फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गई है, हॉस्पिटल्स की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, वर्क प्लेस हरासमेंट खत्म हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी हो गई है, एग्जेक्टिव लेवल पे जॉब्स मिल रही हैं। लेकिन वो एक दो एग्जांपल्स होती हैं जो सेट होती हैं और हमें ये लगता है कि पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये सेम आपने चीजें कॉन्सेप्ट आपके पूरे हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप टारगेटेड लिखें।
ऐसे का मतलब ही ये है कि आप अपने टारगेट को हिट करें। हर बंदा लिख लेता है, लेकिन ऐसे सिर्फ वो बंदा लिख सकता है जिसको ये पता है कि मुझे इसके अंदर ये चीजें लिखनी है। जस्ट जिसको ये आइडिया है कि मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैंने एड्रेस कैसे करना है और कौन सी चीजें हैं, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, ही और शी मस्ट नो। डूज कौन से हैं और डोंट्स कौन से हैं। डोंट्स में वो सारी चीजें हैं जो इस टॉपिक से रिलेट नहीं करती। लंबा नहीं खींचना। आपका अगर ऐसे 16 पेजेस का भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20-25 पेजेस ना लिखें आप, लेकिन रेलिवेंट है। अगर आप एक स्टांस ले रहे हैं कि इस जेंडर इक्वालिटी अब मिथ, तो वो आपका अपना क्रिटिकल एनालिसिस होगा। इसमें एंड पे सेपरेट क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, किसी ने पूछा है कि क्रिटिकल एनालिसिस एंड पे हमें देने की जरूरत होती है। ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे जस्ट आपका अपना एनालिसिस चल रहा है, यहाँ पे आप एक स्टांस ले रहे हैं, तो उस स्टांस में आपको क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आप एक जो आपका डेटा है, पर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके ऊपर आप खुद परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप खुद ये बता रहे हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जेंडर इक्वालिटी इज स्टिल अ मिथ। ठीक है, आप इसके एंटी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर ये स्टांस ले रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो ये आपका अपना ही स्टांस है। यहाँ पे फिर क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा टॉपिक आपका क्रिटिकल एनालिसिस है। सही है। हेडिंग्स जो है वो सिर्फ आउटलाइन का पार्ट होती हैं, वो ऐसे का पार्ट नहीं होती। मटेरियल जो है वो किसी ने पूछा है कि मटेरियल को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मटेरियल सिर्फ इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है अगर आपको पढ़ना आता है कि आपने क्या चीज पढ़नी है, और पढ़ने के बाद बेसिकली वो भी आपकी स्मार्ट स्टडी होती है। ये नहीं है कि आपके पास जितने आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल के अंदर कितनी चीजें दी गई हैं। अगर आपके पास कोई स्कॉलरली आर्टिकल है तो उसके अंदर जो मेथोडोलॉजी यूज की गई है, आपको उस चीज से कंसर्न नहीं होना चाहिए। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर मैं खुद आती हूँ काम करने के लिए। थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक है हम। तो आपकी मेथोडोलॉजी जो है वो, उसका आप कॉरिलेशन यूज हो रही है, रिग्रेशन यूज हो रही है, उसका आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है, लिंक नहीं है। स्कॉलरली आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि आपने ए टू जी हर चीज पढ़नी है, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें आप।
में। तो यहाँ पे इसको आप और फिर आपको नहीं पता चलता वोट कास्ट करने के लिए। लिटिल बिट ट्रांसपेरेंसी है, लिटिल बिट, कि आप जब कास्ट करने जाते हो तो आपको खुद आइडिया है कि आपने कहाँ पे स्टैम्प किया है। ठीक है, तो यहाँ पे विल वाला जो सीन है वो थोड़ा एम्बिगुअस है। लिटरेचर का पार्ट तो है लेकिन ये थोड़ा एम्बिगुअस है। गवर्नमेंट ने दिया है प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे आपने वो जो वोट टर्न ओवर होता है, सिक्योरिटी रीजंस भी हैं लेकिन स्टिल फीमेल जो है उनकी सिक्योरिटी क्या और है और मेल की सिक्योरिटी और है। ट्रीटमेंट की बात है ना। अगर आपने अपनी मिलिट्री काम के लिए लगाई है या कहीं पे रेंजर्स जो है वो हेड कर रही है, तो क्या इसका मतलब है कि वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि किसी एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी है या पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट है वो जीतता होता है, तो वहां पे मोस्टली ये किया जाता है, स्नब किया जाता है कि इतने लोग हैं वो वोट नहीं देंगे तो खैर है कुछ नहीं होता। या मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं वो इस तरह की फैमिलीज की जो वोट कास्ट करने के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, जिनका उन्हें पता होता है कि ये हमारे एंटी वोटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़ा क्लियरली ये कह सकते हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका राइट है, यू आर फ्री टू वोट एनी रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन स्टिल यहाँ पे जो वोट टर्न ओवर होता है वो फीमेल का काम होता है मेल की निस्बत। सिक्योरिटी इश्यूज तो सबके होते हैं ना। ये जरूरी तो नहीं है कि फीमेल्स के लिए आपको सेपरेटली कोई पुरखे अरेंज करने हैं, कोई गाड़ियां अरेंज करनी है, वहां पे जाके सेपरेट पूलिंग जो बूथ्स होते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे आराम से फीमेल्स को बुला सकते हैं, प्रॉपरली उनकी लाइंस लग सकती हैं। ज्यादा आप अपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जितना भी वहाँ पे अमला होता है ज्यादा कर सकते हैं नंबर में, ताकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई हसल क्रिएट ना हो। वो एरियाज जो सिक्योरिटी के लिहाज से सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनको ज्यादा रख सकते हैं, ट्रेनिंग ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लैक ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग भी लिखा गया है। डिसीजन मेकिंग में आप अगर सोशल लेवल पे देखें तो क्या फीमेल्स को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाया जाता है। एक टैबू ये है कि जो फीमेल्स हैं वो घर का बजट बनाती हैं मोस्टली, लेकिन उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दी जाती है कि हाँ ठीक है ये इस तरह का बजट। किसी ने अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है क्या फीमेल से पूछा जाएगा? आप पूछते हैं? आप किसी से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? हाँ, उनका एक्सपोजर नहीं है। कोई बंदा कोई पूछेगा फीमेल से कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कैसे आप कह सकते हैं? अगर मैंने भी एमबीए किया हुआ है, मुझे पता है स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है, मुझे ये पता है कि कौन सी कंपनी है उसकी जो बैलेंस शीट है वो क्या शो कर रही है एक साल। बहुत सारे आप मतलब मेरे जो एमबीए का बैच था उसमें तकरीबन तो ये पर्टिकुलर तो बात नहीं कर रही। मेरे जो क्लास फेलोज हैं उनमें से बहुत बहुत कम जो फीमेल्स हैं, मोस्टली या तो लेक्चरर्स हैं कॉमर्स की और इस तरह से। तो क्या उन्हें नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या चलता है अगर हमने लेट्स सपोज स्टॉक एक्सचेंज में कुछ इन्वेस्ट करना है? नहीं आइडिया। उन्हें नहीं पता बेरिश या बुलिश ट्रेंड क्या होता है। अगर वंगारी माथाई का नाम सुना हुआ आपने? वंगारी वंगारी माथाई कीनिया की एक एंटरप्रेन्योर थी। उन्होंने घर में प्लांटेशन के थ्रू अपना पूरा जो गांव है, गांव की औरतों को इस साइड पे लगाया। वो वेजिटेबल ग्रो करते थे अपने एरिया में, और उसके बाद कीनिया के अंदर जो उधर के मेल्स थे वो उसको ट्रांसपोर्टेशन करते थे, दूसरे एरियाज में पहुंचाते थे। और कीनिया के अंदर उस बंदी को नोबेल प्राइज मिला इस पर्पज के लिए। ठीक है, कि उसने पूरे कीनिया के अंदर जिस तरह से डॉक्टर यूनुस ग्रामीण बैंक वाले जो है उन्हें माइक्रो फाइनेंसिंग में मिला है, उसी तरह बंगाली माथाई का नाम है। ठीक है, कीनिया के। अब आप
ये कैसे पॉसिबल है कि कोई एक फीमेल है, वो अगर पूरे विलेज की और फिर अपने सिटी की किस्मत बदल रही है, तो दूसरी फीमेल्स को चांस मिले तो वो ना करे। ये मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स सपोज जो हमारे गांव होते हैं, वहां पे शादियां करनी होती हैं तो भी फीमेल से नहीं पूछा जाता, क्यों? पूछेंगे आप? नहीं पूछेंगे। आपकी बहन की शादी होनी है तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, वो मेरे मामू का चचा का बेटा है, तो ठीक है इसकी यहाँ पे शादी कर देते हैं। नहीं है। यही बोला जाता है कि हाँ ठीक है, वो अच्छा कमाता है, सिगरेट नहीं पीता, और बस ठीक है, पढ़ा लिखा है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या कंपैटिबिलिटी का वर्ड जो है वो हमारी सोसाइटी में अभी नहीं आया। हमारे रिलीजन में है कि अगर आप किसी मेल पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, या अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप उससे सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। फिर बार बार ये क्यों बोला जाता है कि तलाक जो है वो हराम है या उस तरह से? नो डाउट ये एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करता है ना। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये क्यों सिर्फ मेल के लिए है? हमारी सोसाइटी में इसका डिसीजन फीमेल के पास नहीं है। जो फीमेल खुद खुला लेती हैं, सोसाइटी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। ऐसा ही है। हमेशा ये बोला जाता है कि शायद शी इज गोइंग टू मैरी टू समवन एल्स, या उसके अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ऐसा ही बोला जाता है। अगर मेल करता है तो ऐसा नहीं है। ऐसा ही है ना। ये एक फैक्ट है। नो डाउट ये इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है, हमारी सोसाइटी जो है उसने ग्रो इस तरह से किया है। इसमें कसूर कुछ ये भी है कि अगर सरबराह अल्लाह ने मर्द को बनाया तो नो डाउट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मर्द रहे, सरबराही में रहे, लेकिन इक्वली ट्रीट करे। एटलीस्ट औलाद अगर औरत पैदा करती है तो औरत की पूरी जिम्मेदारी है, उसका पूरा राइट है कि उससे हर चीज सीखी जाए। अगर वो करना चाहती है, अपने बच्चों का रिश्ता करना चाहती है, अपने बेटे को बाहर भेजना चाहती है, उसको कोई पर्टिकुलर स्टडी करवाना चाहती है, तो वो करवाए। वो पाँव की जूती नहीं है। अगर आप गाड़ी के पहिए बनाते हैं, तो पहिए वो साइकिल के नहीं है, गाड़ी के ही हैं। उन्होंने मिल के घर बना। अच्छा, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट रीडिंग वाला आप कह रहे हैं। इसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन लिखना भी सिखाती हूँ, और रेलिवेंस भी बताती हूँ कि किस तरह से है। आपने पॉइंट सारे ठीक उठाए हैं। स्मार्ट स्टडी स्टडी में आपको बता देती हूँ। जी, मैं भी आपका भी चेक करती हूँ। आप खुद बता देंगे मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊँ तो आप लोग जो है वो ठीक चलेंगे, सेटिस्फाइड होंगे, आपको लिखना आ जाएगा किस तरह से, किस तरीके से, जिस तरीके से आप चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि रोज का हमें कैसे लिखें, हम रोज कैसे लिखें, जिस तरीके से आप लोगों को खुद ये लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे लगता है कि जब तक आपकी राइटिंग में फ्लो नहीं आएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते। रेलिवेंट, रेलिवेंट, क्वेश्चन एड्रेस नहीं किया। और किसी ने जरूरत की लिखने की, वो भी देख सकती है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है, आप बताएं। क्या क्या चीजें होती हैं?
हम्म। अब यहाँ पे आपने जस्ट एक चीज मेंशन की, जेंडर बेस्ड वाला। इसके अंदर और भी कुछ आ सकता है। अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ऑन रिसोर्सेज, या ये मैं इसकी बात कर रही हूँ आपके तीसरी स्टेटमेंट की। और यहाँ पे जस्ट एक वायलेंस की बेस पे आप कह रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज द मैथ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप रोल एंड इंक्रीजिंग केसेस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने केस इन पॉइंट लिखा है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ठीक है। जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो इन्होंने लिखा है सबसे पहले, हाउ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे भी समझ आ रही है कि ये किसी क्वेश्चन को एड्रेस करने जा रहा है। ये किसी पर्टिकुलर ऐसे के लिए नहीं है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लगे कि हमने किसी क्वेश्चन को एड्रेस करना है, आप एड्रेस करते हैं कि मैं कैसे समझता हूँ कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। 10% ऑफ टॉप 500। हम्म। ठीक है। हम्म। इंक्रीजिंग फीमेल जेंडर। पैट्रियार्की, इसकी क्या एग्जांपल देंगे? हम्म। मैं अभी वन बाय वन सबके क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। अच्छा, जहाँ पे आपको ये लगे कि ये एक तरह के, जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस है, वर्क प्लेस हरासमेंट की बात है, ये सारे आपने फिर एक ही जगह पे लिखे हैं। ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि इकोनॉमी की बात हो रही है, वो सारे आपने फिर उसमें क्लब करने हैं। जहाँ पे आपको लगे पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही है, तो पॉलिटिकल वाले जो है वो सारे एक ही जगह पे, अगर 2 पॉइंट्स भी बनते हैं तो एक जैसे एक ही जगह पे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि पहला एक और फिर दूसरा। बेसिकली मैं ये नहीं कह रही कि आप ये लिखें पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इस तरह से। आपने बात की पैट्रियार्की, ये सोसाइटी के अंदर है ना, ये एक सोसाइटल जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट है। आप उसकी बात करेंगे कि ये जो सोशल फैब्रिक है उसके अंदर पैट्रियार्की है हमारी, उसको उसमें एड्रेस कर देंगे। अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल, उसको उसके अंदर मेंशन कर देंगे या एड्रेस कर देंगे। डिसीजन मेकिंग इन हाउस होल्ड, उसको सोसाइटी के अंदर एड्रेस कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आपने पॉलिटिकल की बात की है, लीडरशिप रोल्स जो है उनको नहीं दिए जाते। लीडरशिप रोल्स अगर, तो आप बात करें अपनी नेशनल असेंबली की, किसी भी बड़ी एनजीओ की, किसी किसी ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, तो आप उसको उसके अंदर मेंशन करते थे। पॉलिटिकली ही उन्हें कंटेस्ट नहीं किया, नहीं अलाउ नहीं किया जाता कि वो कंटेस्ट करें किसी भी सीट के लिए, तो आप उसकी बात उधर ही कर देंगे। अगर आप इकोनॉमिक की बात करते हैं तो फिर वहां पे आप बोलेंगे कि उन्हें ये समझा जाता है दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, इस वजह से उन्हें जो एग्जेक्टिव पोस्ट है वहां पे प्रमोट नहीं किया जाता या वो पोस्ट नहीं दी जाती। वो भी लीडरशिप रोल है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप रोल सेपरेट है। इकोनॉमिक लेवल पे अगर आपने किसी कंपनी को हेड करना है तो वो सेपरेट है।
ठीक है, तो आप उसको उसके अंदर मेंशन करेंगे। डिसीजन मेकिंग दोनों में है, एक में आप अपनी पॉपुलेशन की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप अपनी राय की, अपने लोगों की, जनरल मैसेज की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एक के अंदर जो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। सही है, दोनों सेपरेट हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये काउंटर नहीं है, इस पे मिथ की ही बात कर रहे हैं। हम्म। हम्म। हाउ जेंडर इक्वालिटी इज अ फैक्ट की बजाय अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं ना कि जेंडर इक्वालिटी इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ फैक्ट, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि ये फैक्ट तो नहीं है लेकिन फैक्ट बन रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फीमेल्स की पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा हो रही है। अब जहाँ पे आपने बहुत जेनेरिक जो है ना वो बताना है, जनरल सा अगर आर्ग्यूमेंट देना है, उसकी बजाय आप अगर स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होता है। encouraging female representation in political and executive roles, इसकी बजाय अगर आप टारगेटेड लिखते हैं, जो बड़ी कंपनीज है उनके अंदर, या इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, उसकी बात अगर आप करते हैं, आप पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो अल्टीमेटली उसका मतलब ये है कि आपने उनको अच्छी सीट पे इलेक्शन करवाया, या वो स्पेशल कोटा पे मुंतखब हुई, असेंबली के अंदर बैठी, उनका वोट होगा, कहीं पे कोई भी लॉ बनता है तो उसके अंदर उनकी से होगी। सही है, तो आप डायरेक्टली उन्हें डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके आ रहे हैं, या आप उन्हें फ्लोर का पार्ट बना रहे हैं। एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अब जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो कैसे खत्म हो सकता है? यहाँ पे आप लॉ की बात क्यों नहीं करते? उसके अलावा जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस मकसद के लिए काम कर रही हैं, एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है आपके हर पर, जो जितनी भी चीजें हैं उन सब के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवेलेबल होती है। आप उनकी बात कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अवेलेबल हैं, एक्टिव रोल क्यों नहीं, वाई दे आर डॉर्मेंट, हम उनको एक्टिवली क्यों नहीं पार्टिसिपेट करवा रहे। कुछ कुछ लॉज ऐसे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए, कुछ एक्ट इस तरह के इंट्रोड्यूस करवाए गए जिसमें ये था कि जो फीमेल है वो शिकायत कर सकती है, एफआईआर भी करवा सकती है, जेल करवा सकती है। अब वहां पे क्या होना शुरू हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर, फीमेल कॉल करती है, वो 2 दिन जेल में रह के आता है, आके फिर वो पीटता है कि तुमने मुझे जेल में भेजा। सही है, अब ये तो मतलब इस तरह के लॉज अगर बनते हैं तो वो थोड़ा सा, हाँ, एग्रेशन जो सोसाइटी के अंदर अगर आप इक्वल ट्रीट करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट उस डर को जो परमानेंट करें कि जो घर का सरबराह है वो टॉर्चर ना करे, या जो फीमेल है उसको थोड़ा सा सिक्योरिटी फील हो कि हाँ मेरे पास लॉ की एक लीगल सिक्योरिटी है। एक तरफ तो हमारी फैमिली जो है वो खुद भी स्नब करती है, दूसरी तरफ जो लॉ है उन उसके अंदर बहुत सारी क्लॉजेज हैं। लॉज जो है वो कहीं पे भी बहुत क्लियर कट नहीं होते, ग्रेज में होते हैं। ठीक है, हमारे लॉज पर्टिकुलरली क्योंकि बहुत पुराने हैं, हमने उधार लिए हुए हैं, 1900 1800 के लॉज जो है वो चल रहे हैं अभी तक हमारे पास। तो उसके अंदर टाइम बाय टाइम हम अमेंडमेंट तो लेके आते हैं लेकिन उन्हें ऑल टुगेदर चेंज होने की जरूरत है। जो नए लॉज बनते हैं उसके अंदर भी, सॉरी टू से, हमारे लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है वो भी इसी तरह से कोई भी चीज होती है कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको आगे भेज देते हैं। जितने भी लॉज हैं आप पुराने उठा के पढ़ेंगे तो, या अभी अगर नए भी बन रहे हैं, कोई बाय लॉज बने हैं, कुछ भी बना है, तो उसके अंदर कॉपी पेस्ट होता है। कोई बंदा एफर्ट नहीं करता, जितनी कमेटीज बनती हैं वो भी एफर्ट नहीं करती कि हम जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लॉ बनाने जा रहे हैं उसको एटलीस्ट पढ़ के बना लें। जितनी पॉलिसीज हैं अगर डिपार्टमेंट्स की देखें तो वो भी कॉपी पेस्ट होती हैं। तो यहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं कि प्रैक्टिकलिटी की बहुत जरूरत है। एक बहुत अच्छी जो आप अगर रिकमेंडेशन देना चाहें, एक्चुअलाइज करने की जरूरत है सिचुएशन को, कि वाकई ये एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है।
अवेयरनेस की जरूरत है कि ये एक ऐसी चीज है जो मोरालिटी के अगेंस्ट है, ये एग्जिस्ट करती है, इसको मान लेना चाहिए। जब हम किसी चीज को मान लेते हैं फिर उसके लिए हम कदम बढ़ाते हैं। एनवायरमेंटल हमारी डिग्रेडेशन है, वो एक एक्चुअल सिचुएशन है जो एग्जिस्ट करती है, उसको मान लेंगे तो हम उसके लिए कुछ एफर्ट करेंगे। ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास पॉलिसीज मौजूद है उसके ऊपर भी अमल दरामद की जरूरत है। बहुत सारे हमारे लॉज हैं जो डॉर्मेंट पड़े हुए हैं। अब वन बाय वन मैं एड्रेस करती हूँ, वैसे आपकी अच्छी एफर्ट है ये। आप भी देंगे। ठीक है। अच्छा, किसी ने बोला है कि रीडिंग मटेरियल जो है वो किस तरह से आपने रीड करना है। अब अक्सर ये होता है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। किस तरह से? कोई हमारे पास आर्टिकल आता है, आर्टिकल आके फिर हम पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ के उसके बाद फिर एंड पे हम मतलब उस वक्त तक कंफ्यूज हो चुके होते हैं। अगर स्कॉलरली आर्टिकल है आपका, उसके अंदर आपने उसका एब्स्ट्रैक्ट देखना है, इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर फाइंडिंग्स क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होगा। किसी को बहुत ज्यादा शौक है पढ़ने का तो फाइंडिंग्स देख ले, अदरवाइज इन चीजों से सारा कुछ क्लियर हो जाता है। बहुत दफा आपके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन से आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर आपने क्या क्या लिखा हुआ है, या इसके अंदर कौन कौन सी फाइंडिंग्स है जो यहाँ पे बताई गई है। उसके साथ आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये कौन सा आर्टिकल है और कहाँ पे पब्लिश हुआ है, ये बता सकते हैं कि ये किसका आर्टिकल है और किसने ये रिसर्च स्टडी की है। लिख सकते हैं कि ये किस तरह से आर्टिकल है, इसके ऊपर ये स्टडी हुई है। हमारा जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है उसके बहुत सारे सर्वेज होते हैं, उन सर्वेज को भी आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। अब एक और पढ़ने का तरीका है, इच्छा जावेद आप सुन रही हैं, आपको समझ आ रही है? जो आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फेक वेग होती हैं। ठीक है। उन लोगों को उसके बैकग्राउंड का आइडिया होता है, जो लोग लिख रहे होते हैं। कॉलमिस्ट जो होते हैं वो खुद, उनकी अपनी बहुत अच्छी रिसर्च होती है और जो वर्ड लिख रहे होते हैं उसके बैकग्राउंड का आइडिया होता है। आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया, आपको आइडिया नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, उसके कोई से मेन तीन से ज्यादा मोस्टली आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते एक कॉलम के अंदर। आपने वो मेन तीन आर्ग्यूमेंट बस देखने हैं कि उसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया। सही है। उसके अंदर पहला सबसे इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा उसका जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट होगा, और तीसरा कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट होगा। और इसके अंदर जो ये तीन चीजें मैक्सिमम होती हैं एक कॉलम के अंदर। ठीक है। ईशा आप ये देख लें, तीन चीजें मैक्सिमम कॉलम के अंदर होंगी। आपका मेन आर्ग्यूमेंट होगा, उसका कोई सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट होगा और उसके बाद कोई कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट होगा। इसके अलावा इसके अंदर रिपोर्ट का रेफरेंस होगा, या सर्वे, या किसी की कोई कोटेशन होगी। हर बंदे की कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर कहेगा तो बात ठीक है, आपके करंट अफेयर्स में भी काम आएगी। एलन मस्क कहेगा, बात ठीक है, काम आएगी डेफिनेटली। क्यों नहीं काम आएगी? मस्क इकोनॉमी, दुनिया की जितनी इकोनॉमी है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट है। सही है। जो बहुत आपके फेमस लोग हैं, इनका कोई इम्पैक्ट है आपकी सोसाइटी के ऊपर। स्टारलिंक के अलावा आपका क्या, दुनिया में आप क्या कर रहे हैं? अगर आपका नेट नहीं चलता, आपको क्लाउड अवेलेबल नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? मस्त है, पूरी दुनिया खरीद सकता है, हर चीज प्रोवाइड कर रहा है आपको इन सॉफ्ट फॉर्म।
अगर आप बात करेंगे गेट्स, बिल गेट्स की, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट है। सही है। दुनिया की बड़ी इकॉनमी में आपकी बड़ी कंपनीज के सीईओ बात करेंगे तो उनका इम्पैक्ट होगा। आपका यूएन जनरल असेंबली का जो हेड है वो बात करेगा, उसका इम्पैक्ट होगा। वर्ल्ड बैंक का हेड है वो बात करेगा, उसका इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान के अंदर आपका स्टेट बैंक का हेड जो है वो बात करेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है। वो बताएगा कि आपकी जो अम, जितनी भी हैं रिपोर्ट्स बनती हैं, जो मंथली आपकी रिपोर्ट है या जो आपकी फिजिकल पॉलिसी है या आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, वो किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। आपने इंटरेस्ट रेट ज्यादा करना है, कम करना है, उसकी क्या रीजन है। आपने अपनी करेंसी न्यू इशू करनी है, पुरानी करेंसी जो है उसको अगर आपने डिस्ट्रक्ट करना है, गायब करना है मार्केट से, तो क्यों करना है, उसकी क्या रीजन है, वो बताएगा। उसका इम्पैक्ट होगा। आपका अपना प्रेसिडेंट, आपकी सीएम कोई बात करेगी, उसका इम्पैक्ट होगा। अगर कि हमारे ऊपर नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली आप बीइंग हेड ऑफ स्टेट, बीइंग स्पोक्स पर्सन ऑफ स्टेट, उसका इम्पैक्ट होता है। सही है। अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, बुक का सबसे पहले आप इंडेक्स पेज देखा करें। इंडेक्स पेज से आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। वहां पे लाइक 21 लेसन ऑफ 21st सेंचुरी, आपको पता है कि 21 लेसन है, इसमें आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि ये 21 लेसन कौन कौन से हैं। तो बेहतर है उसका रिव्यू पढ़ लें, क्योंकि जो लोग फ्री हैं, जिन्होंने अगले साल अटेम्प्ट देनी है, वो तो अभी बैठ के पढ़ेंगे, और हो सकता है उनकी इतनी स्पीड भी ना हो, 15-20 दिन लग जाए उन्हें पढ़ते पढ़ते। ठीक है। तो आप एक दिन में 2 लेसन पढ़ लें। ठीक है। उसका क्रक्स लिख लें। और जो लिखने वाला है, अगर आप उसका अपने उसकी जुबान से उसका कोई रिव्यू जो है वो पढ़ लेते हैं, फेयर इनफ, आपको आइडिया हो जाता है कि वो बंदा क्या लिखना चाह रहा है। हो सकता है हम अपने दिमाग से उसका लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो हम अपने तरीके से उसको एनालाइज करेंगे, उस अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। हो सकता है वो जो कहना चाह रहा हो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। अच्छा, किसी ने पूछा है कि हाउ विल वी नो इफ दिस अमाउंट ऑफ रिसर्च फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक इज इनफ। जिस वक्त आपको ये लगे कि आपके पास 8 से 10 आर्ग्यूमेंट्स आ गए हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, उस वक्त आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी रिसर्च जो है वो पूरी है, कंप्लीट है। जिस वक्त आपको किसी भी ऐसे को लेके फटाफट गूगल ना करना पड़े, आपको ये पता चल जाए कि आपने इतना पढ़ लिया इस पे कि आप लिख सकते हो। जैसे आप लोगों ने एनवायरनमेंट पे बहुत पढ़ा हुआ है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो उसके ऊपर। डिफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हमारा जो अर्थ है वो वार्म हो रहा है, हमारा सी लेवल राइज कर रहा है। ठीक है। हमारी पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं इन चीजों के साथ। ये इस तरह का अगर आपके पास कोई भी टॉपिक आता है, तो आपको ये पता है कि आपकी रिसर्च अच्छी है इस पे। टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड है, टॉपिक ऑफ द ग्लोब है एनवायरमेंट, तो ये इस पे आप फटाफट पकड़ोगे कि हाँ ये इस पे मुझे आता है, मैं इस पे अच्छा लिख सकता हूँ। इस वक्त आपको ये लगे कि एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है या एक पर्टिकुलर थीम है, उसको लेके आपके पास 8 से 10 अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रेडी हैं, तो आप ये समझे आपकी रिसर्च कंप्लीट है। सही है। बाकी डेली बेसिस पे जो चीजें चल रही होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ भी डिस्कस किया करें कि आज फलां ने ये बोला या फलां की ये ट्वीट आई। केस स्टडी को आपने रेलिवेंट इस तरह से बनाना है, जब फैक्टर्स का पता चल जाता है। आप जब न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी न्यूज आती है तो उसके साथ ये मेंशन होता है, एक ना टिकर आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार, या कुछ भी उर्दू में लिखा होता है। टिकर्स मोस्टली वो होते हैं जो अटेंशन ग्रैबिंग जो स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। न्यूज का मतलब ये होता है समथिंग शॉकिंग, समथिंग न्यूज। तो यहाँ पे जब आप ये देखते हैं कि वो चीज जो खुद अपने अंदर ये बता रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, फलान जगह पे ब्रूटल मर्डर कर दिया गया। अभी रिसेंटली कोई एक केस था जिसमें इन लॉज ने वो उसको काट के फेंक दिया अपनी बहू को। ठीक है।
छोटा सा बच्चा भी था उनका। तो ये बहुत दिन तक चलता रहा, 3 4 5 दिन तक। अभी आजकल हमारे तो एंकर्स भी इस तरह से हैं, टिकटॉकर्स इस तरह से हैं कि वो उनके घर पहुंच जाते हैं बेचारे, ऑलरेडी इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि मीडिया ट्रायल लेके पहुंच जाते हैं अपना। ठीक है, तो आपको इन चीजों से पता चल जाएगा कि ये उस लड़की, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई, वो लड़की। ठीक है, तो उसकी एग्जाम्पल लिखी जा सकती है। आई डोंट नो उसका नाम क्या है। नूर मुकद्दम केस, उसके हस्बैंड ने उसका मर्डर किया। एग्जाम्पल लिखी जा सकती है, ये रेलिवेंट एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल होगी आपके पास कि जो फीमेल्स एसिड अटैक का शिकार हुई हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं, उनका आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब नहीं करने दी जाती, पढ़ना चाहते हैं पढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक है, हमारे गांव में अभी तक भी ऐसा ही होता है कि आप बड़ी मुश्किल से अपने स्कूल कॉलेज के लिए निकलते हैं। मुझे खुद मुश्किल से मनाना पड़ा था अपने पेरेंट्स को, हालांकि उन्हें कोई इशू नहीं था, फाइनेंशियल इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्टिल मुझे मनाना पड़ा था कि मुझे यूनिवर्सिटी जाने दें। उन्हें यही था कि प्राइवेट आप घर बैठ के पढ़ लें, यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दें, हालात खराब हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ठीक कह रहे हैं कासिम के आप। इंट्रोडक्शन किसी स्टेटमेंट नहीं, बल्कि किसी ने और कुछ लिखा है न्यूज़पेपर में रोजाना। न्यूज़पेपर में आप रोजाना ये होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक जरूर आते हैं। जैसे जो आपके बायलेटरल रिलेशंस होते हैं कंट्रीज के, डिफरेंट जो हेड्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बायलेटरल के अंदर आप देख लें कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए कौन कौन से कंट्रीज हैं इसके अंदर। अब जी, ये मेन पिलर्स हैं। फिर पाकिस्तान, इंडिया लिखूंगी, इंडिया नहीं, अच्छे तो भी सिक्योरिटी स्टेट हो आप। पाकिस्तान वर्सेस गल्फ। अब गल्फ के अंदर कौन कौन से हैं, मिडिल ईस्ट या गल्फ कौन सा है आपका। मिडिल ईस्ट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है। इसके अंदर आपका यूएई है। आप सऊदी अरेबिया की भी बात इसी के अंदर कर लें, अरब की बात कर लें, मिडिल ईस्ट की बात कर लें। ओमान है आपका, जितने भी हैं बाकी, जॉर्डन, कुवैत, कतर। कतर के साथ आपके लिंक ठीक है। ठीक है, जो गल्फ स्टेट्स हैं उनको इधर, पाकिस्तान के यूरोपियन यूनियन के साथ, देन पाकिस्तान एंड कार्ड। ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। अब ये सारे वो हैं जिनसे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। पाकिस्तान और कोरिया की भी होगी, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी होगी, लेकिन वो न्यूज कम आती है। ठीक है, बायलेटरल ट्रेड जिनके साथ आपकी बहुत एक्टिव है। अभी कोरिया के अंदर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे लोग कोरिया और जापान जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज के लिए, एडवांस मैनेजमेंट के लिए, डेवलपमेंटल स्टडीज के लिए। सही है। अब यहाँ पे आप पाकिस्तान और इंग्लैंड, मैंने यूरोपियन यूनियन लिखा लेकिन आप पाकिस्तान और इंग्लैंड, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद से पाकिस्तान और इंग्लैंड जो बिल्कुल सेपरेट है। अब अगर आप अपने रजिस्टर के ऊपर अगर रिलेशंस वाला एक रजिस्टर बनाते हैं और उसके ऊपर आपकी बायलेटरल रिलेशंस जो है उनको मेंशन करते हैं, तो पाकिस्तान, यूएस, पाक चाइना, पाक ईरान, पाक रशिया, इंडिया, और वन बाय वन ये वाले मेंशन करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको 2 3 महीने के अंदर समझ आने लगेगी कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके रिलेशन, और पहले से किस डायरेक्शन में थे। इसमें से बहुत सारे रिलेशन ऐसे हैं जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। जब आप आजाद हुए तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे आजाद हुए। किन से आजाद हुए, इंग्लैंड से। यूरोप के साथ आपके रिलेशन उस वक्त से ही थे क्योंकि आप कॉलोनी कॉलोनी थे उनके। उसके बाद फौरन बाद आपकी कोल्ड वार स्टार्ट होती है, तो एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है आपका।
आपने किसी एक का पार्ट बनना था, आपने नॉन अलाइंड मूवमेंट साइन नहीं की, आप जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट बन गए। वर्ल्ड बाइपोलर था, आहिस्ता आहिस्ता यूनिपोलरिटी की तरफ आ गए। ईरान के साथ आपकी कल्चरल टाइज नहीं है, रिलीजियस टाइज थी, आपके बॉर्डरिंग कंट्री भी है। इंडिया के साथ वो एक सिक्योरिटी थ्रेट थी आपके लिए। अफगानिस्तान हम भूल गए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा काम है। काम ज्यादा नहीं है इसके अंदर। आपने थोड़ी थोड़ी सिर्फ इसकी हिस्ट्री पढ़नी है। कोल्ड वॉर जाके पढ़िएगा, आज पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी? कोल्ड वॉर, एक दफा कोल्ड वॉर पढ़ेंगे कि आपका जब पाकिस्तान आजाद हुआ है या वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है तो उसके बाद क्या सीन बना है। कासिम अली जो भी था, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस ही था। सही है। जब आप ये कर लें उसके बाद मेन टॉपिक्स बताएं मुझे। मेन टॉपिक्स क्या है, ये चीजें जब आप देख लेंगे तो इसके अंदर आप जस्ट सोशल फैब्रिक नहीं देखेंगे। इसके अंदर मैक्सिमम चीजें आपकी क्या आ सकती हैं, जब आप बायलेटरल रिलेशन देखते हैं तो मैक्सिमम चीजें इसके अंदर क्या आ सकती हैं। आपकी सबसे पहले बायलेटरल एग्रीमेंट्स आते हैं। अब एग्रीमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं? आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है। कुछ वर्ल्ड लेवल पे ट्रीटीज होती हैं। ठीक है, क्या उन एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, क्या पार्ट है या नहीं? एनपीटी देख लें, चेक करें एनएसजी में कौन कौन है, एनपीटी किस किस ने साइन किया हुआ है, उसकी प्री कंडीशंस क्या है। ठीक है। एनएसजी प्री कंडीशंस क्या है, किस किस ने साइन किया हुआ है, किस वजह से साइन किया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट आप ट्रेड और इकोनॉमी क्या, इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? आपकी पॉलिटिक।
ऑप्शन कौन कौन से आपके? पॉलिटिकल साइंस का पब्लिक है, क्रिमिनोलॉजी, जनरल स्टडीज और पंजाब। क्रिमिनोलॉजी, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ। कंटिन्यू थोड़ा सा माइक करे इसके कैप तो आए जो माइक्रोफोन उसमें लगा बड़ी फ्री कंडीशन है आपकी। काफी कंजेशन हो जाता है, पता है कल से उधर ही। ठीक है, अब आ रही है आपको आवाज? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं आपने वो चेक करना है कि प्रोजेक्ट्स कौन कौन से साइन हुए हुए हैं। अब इन सब में देखेंगे आपके डिफरेंट कंट्रीज के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। बेसिकली वही आपकी केस स्टडीज होती हैं। आपने जाके ये चेक कर लेना कि किस कंट्री के साथ आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किसके साथ ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं आपके। वर्ल्ड लेवल पे आपका जो वर्ल्ड लेवल का बजट होता है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट कैसे बनते हैं, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, और आपकी बजट फॉर्मेशन कितनी है, आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, अमेरिका कितना करता है, सारे कंट्रीज ही तकरीबन करते हैं। आपको ये आइडिया है कि आप लोगों ने कितनी दफा IMF से कर्जा लिया है? उसके अंदर कितने टाइप्स के वो होते हैं, डेट्स होते हैं? डेट्स काइंड्स क्या होती हैं? अगर आप लेते हैं तो उनकी कुछ काइंड्स होंगी ना, कुछ कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी हैं? आपका कंप्लीट बेल आउट पैकेज होता है, आपके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने स्ट्रक्चर को एडजस्ट करते हैं। अब ये वो चीजें हैं जिनका अगर आपको आइडिया है तो आप अपने एसे के अंदर उसको आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, वो क्या काम करता है, उसके ग्रुप्स कौन कौन से हैं, किन किन रीजन्स में काम करता है, आप उसका पार्ट हैं नहीं है, आप कितने टाइम तक FATF में रहे, उसकी कितने लिस्ट हैं, अभी अगर आप उससे बाहर निकले हैं तो किस बेस पे निकले हैं, किन किन एरियाज पे आपने काम किया है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो आपके जनरल टॉपिक्स हैं। जनरल टॉपिक्स कौन कौन से हैं? जनरल टॉपिक्स के अंदर आपका एनवायरनमेंट का, ठीक है, जिसके जिसके ऊपर आपके कुछ कॉप्स चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, रिसेंट जो भी है उसके क्रक्स लिख लें अपनी फाइल के ऊपर। आपको पता हो कि रिसेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसके ऊपर क्या क्या डिस्कस किया गया, इसके ऊपर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, कार्बन क्रेडिट क्या है, उसके अलावा आपकी कार्बन फुटप्रिंट, उसके अलावा आपने ये बताना है कि कौन कौन सी चीज जरूरी है अगर आपने कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो एनवायरनमेंट जो आपकी फिजिबिलिटी है वो कौन करता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या होती हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये सारी चीजें आपने बतानी है, क्योंकि कॉज रीजन इफेक्ट्स इन सब चीजों का आपको आइडिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस कंट्री के ऊपर हो रहा है, कौन सी जगह पे सी लेवल बहुत ज्यादा राइज हो रहा है कि सिटीज डूबने का खतरा है, कौन सी जगह पे स्मोक बहुत ज्यादा हो रही है, उसके आउटकम्स क्या हैं। आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर आप एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ लेंगे या अगर 2 से 3 दिन के बाद भी एक आर्टिकल पढ़ के उसको मेंशन कर लेंगे अपने जो रजिस्टर है उसके ऊपर, तो आपके करंट अफेयर्स के नोट्स भी बन जाएंगे और आपके पास अपने ऐसे को लेके आर्ग्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, सही है। और इसके अलावा आपको मैं पर्टिकुलरली ये नहीं कह रही कि 2025 के इवेंट्स का आइडिया होना चाहिए। 2025 में जितने इवेंट्स हैं अगर आपने 26 के अटेम्प्ट देनी है तो 25 के सारे इवेंट्स को आपने देखना है, क्योंकि आपके दिसंबर तक नवंबर दिसंबर तक आपका पेपर बन जाता है। 25 के सारे इवेंट्स को देखना जरूरी है, उसके अलावा उनकी रेलिवेंस देखना जरूरी है।
मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो इवेंट है वो चल रहा होता है 2018, 19, 20 से चल रहा होता है, या हो सकता है वो बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल है, उसके ऊपर कोई छोटी सी थोड़ी बहुत पेशरफ्त भी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फलां चीज है, इसके ऊपर ये पेशरफ्त हुई है और इसके बैक एंड पे बैकग्राउंड इसका क्या है, और इसके अंदर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन ऐसे हर चीज को अटेम्प्ट करने का एक पर्टिकुलर मेथड है। मैं आपको ये कहती हूँ कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज को लेके। सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को देखें, अगर आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अपने वेरिएबल्स को देखें कि आपने किन दो वेरिएबल्स को लेके चलना है और उनका आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, सही है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके अंदर आपने स्टेक होल्डर्स को देखना है। एनवायरमेंट है तो उसके अंदर पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स होंगे। अगर यहाँ पे हम फिनलैंड से सिंगापुर को घुसा देंगे तो वो कोई बात नहीं है। एनवायरमेंट से इस वक्त कौन कौन से कंट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं, हम लोगों ने स्मोक बहुत ज्यादा फेस किया है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, जिसकी वजह से स्मोक को फेस कर रहे हैं हम। आपकी फॉरेस्ट फायर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं, अभी रिसेंट ऑस्ट्रेलिया में हुई है, पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूअसली होती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर्स भी तो आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से है कि आपका इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज कर जाता है कि वो फिर फायर कंट्रोल नहीं होती, किसी एक वजह से, किसी छोटी सी रीजन की वजह से इग्नाइट होती है और उसके बाद पूरे का पूरा जो हरा भरा जंगल है वो आग पकड़ लेता है। ऐसा ही है ना, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके सिटीज डूब चुके हैं, उन्हें अपनी कैपिटल शिफ्ट करने पड़े हैं। इंडोनेशिया आपका, श्रीलंका जो है वो उन कंट्रीज में आता है। आपका जितना भी आसियान स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्शन के एंड पे हैं, ठीक है। आपके आसियान, कश्मीर इशू, अगर कश्मीर इशू पे कोई पेशरफ तभी नहीं हुई, कोई अगर आपके पास न्यूज नहीं आती, किसी जगह पे कोई नई स्किर्मिश कोई स्टार्ट नहीं होती, किसी जगह पे कोई नई ट्रीटी साइन नहीं होती, उनकी तरफ से कोई नई स्टेटमेंट नहीं आती, तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़े से डॉर्मेंट आपके टॉपिक्स हो जाते हैं। कश्मीर पे अभी कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन अगर इंडिया के साथ आपकी कोई लड़ाई होती है, इंडिया के साथ आपके बायलैटरल कोई रिलेशंस जो हैं वो अच्छे या बुरे होते हैं, तो आपको फिर इन चीजों को देखने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज कश्मीर का टॉपिक अब एक डॉर्मेंट टॉपिक ही है, क्योंकि उसके अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स आ चुके हैं वो सीरिया बहुत एक्टिव टॉपिक है, आपका पैलेस्टाइन बहुत एक्टिव टॉपिक है इस वक्त, सही है। अच्छा, इसके अलावा अभी आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या वर्ल्ड लेवल के कॉन्टेक्स्ट में, बेसिकली पाकिस्तान का किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट होती है उस चीज के अंदर। और कौन से टॉपिक को आप कह सकते हैं कि इन टॉपिक से रिलेटेड आपको तैयार करने की जरूरत है अपने करंट अफेयर या ऐसे से रिलेटेड मटेरियल को। एआई, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ओवरऑल, एआई पर्टिकुलरली। इसके अंदर आप एआई की बात कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, साइबर वॉरफेयर की बात करें, इसी के अंदर आएगा, ठीक है। आपकी जितनी पॉन्जी स्कीम्स आजकल चल रही हैं जिससे रिलेटेड आपके साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, आप उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिजिटाइजेशन, ये हैकिंग का प्रोसीजर होता है, ये किस नहीं आता है? हाँ, साइबर सिक्योरिटी में डिजिटलाइजेशन, सही है। नेक्स्ट आपका ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म पॉलिटिकल में आएगा। सीपैक भी डॉर्मेंट है क्योंकि इस वक्त सीपैक के ऊपर काम नहीं हो रहा। जिस वक्त आपके रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे होते हैं उस वक्त जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे डॉर्मेंट हो जाते हैं। रिलेशन बनते हैं अमेरिका के साथ,
करंट टाइम्स में आप रोज ट्वीट्स तो देख ही रहे हैं कितने अच्छे रिलेशन आ है। रहे हैं ट्वीट मतलब न्यूज़ भी आ रहे हैं ना। मैम अगर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से क्वेश्चन आने फिर क्या करेंगे? अगर आपने यूएस हिस्ट्री रखी है तो क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो यूएस की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनकी पॉलिसीज किस किस को लेके हैं? पैलेस्टाइन को लेके यूएस की पर्टिकुलर पॉलिसी है, और उसके अलावा टेररिज्म को लेके है, इंडो पैसिफिक पे है, आप एशिया पैसिफिक जिसको कहते हैं, एशिया पैसिफिक पॉलिसी जो है उनकी वो जरूर देखें। साउथ एशियन, साउथ चाइना सी, ठीक है, आपके जितने भी वार्म वाटर्स हैं वहां पे आप देख लें। रशिया को लाजमी देखें। यूएस रशिया जो है उसके जो भी रिलेशंस होंगे उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। यूएस चाइना के जो भी रिलेशंस होंगे उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। जो ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के दरमियान में चल रही है उसको लाजमी लाजमी देखें। अब ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आपको बहुत ज्यादा काम दे दिया तो, या मैंने बोल दिया कि ये सारी चीजें करें। ये सिर्फ एक एक अच्छे आर्टिकल के ऊपर आपको अगर ग्रिप हो जाए या आप उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लें तो करंटली जितनी भी चीजें चल रही होती हैं आपको उनकी समझ आने लगती है। ये मैंने सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दी है कि आप इन चीजों को अगर देख लेते हैं तो आप ना सिर्फ अपना ऐसे लिख सकते हैं, आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग भी हो सकता है। उस वक्त आप जिस वक्त तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा उस वक्त तक आप कुछ भी अच्छा सॉलिड वे में लिख नहीं सकेंगे। सही है? जब आप चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज भी मैं इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जब आप बहुत जेनेरिक आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो उसके ऊपर ना जो एग्जामिनर है उसको ये लगता है कि इसे कोई चीज नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, क्लाइमेट चेंज वो एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। लिबरलाइजेशन जो है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं आता। बेसिकली लिबरलिज्म जो है वो एक थ्योरी है। आप लिबरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म इन सब को अप्लाई कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस में, अपने आईआर में। और अगर इन केस आप पॉपुलिज्म के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, नेशनलिज्म के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, रियलिज्म के ऊपर कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन आता है या ऐसे के अंदर अगर आप इसका कोई रेफरेंस देते हैं तो आप लिबरलिज्म और उसके पोस्टुलेट्स लिख लेंगे, उसके प्रोपोनेंट्स लिख लेंगे। ठीक है? कोई थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है कि चीजों को लेके किस तरह से चलना है, या वो डाउट्स में ही चल रहा है? कोई दो चार ऐसे टॉपिक्स पकड़ें जिसके ऊपर डेली बेसिस पे आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मेरे साथ डिस्कस कर लिया करें यहाँ से कि आज हमने ये पढ़ा है। कोल्ड वॉर पे डिस्कस कर लें मेरे साथ कल की क्लास में। सही है? कोल्ड वॉर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले वर्ल्ड वॉर 1 देखें। वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, यूएन कैसे बनी, यूएन बनने के बाद कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई, फिर कोल्ड वॉर एंड कैसे हुई, कम्युनिज्म दरमियान में किस तरह से स्टार्ट हुआ, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का डिफरेंस क्या है। कोल्ड वॉर एंड हुई तो उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर वॉर में एंटर हुए, बल्कि उसके बाद एंड हुई है जब वहां से रशिया निकला है। तो उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा है और अफगानिस्तान वॉर सेपरेटली स्टार्ट हुई है और वॉर ऑन टेरर भी स्टार्ट हुई जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ। ठीक है? आप इस तरह से जब एक पूरी उसकी प्रॉपर आउटलाइन बना के चलते हुए आएंगे कि ये चीजें किस किस तरह से हुई थी, उस दौरान में पाकिस्तान किस ब्लॉक का पार्ट रहा और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई। ठीक है? उस वक्त बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी जिनकी बेस पे अमेंडमेंट इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जिनकी बेस पे पाकिस्तान के अंदर पैसा आता रहा है। ठीक है? वो पैसा यहाँ पे किस तरह से यूज होता रहा है। कैरी लुगर बिल, उसकी बेस पे कितना पैसा यहाँ पे आया, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या होता रहा, जो आपका यूएन जो मिशन है वो किस तरह से चलते रहे, नेटो फोर्सेस यहाँ पे कैसे आई, नेटो फोर्सेस को किस तरह से आप सपोर्ट करते रहे, अफगानिस्तान वॉर किस तरह से एंड हुई है, विदड्रॉ कैसे हुआ है, किधर तक पहुंचने के बाद हुआ है, आपकी और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इतने खराब क्यों हैं। सिर्फ ड्यूरेंट लाइन तो इशू नहीं है, सिर्फ कल्चरल इश्यूज तो नहीं है, why they are very much close to India, why they are aligned towards India। इंडिया के वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंडिया कोई 12-15 डैम्स बना रहा है वहां पे।
आपका काबुल रिवर, उसका पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा आपके 3 बड़े सिटीज ऑफ केपी के, ठीक है। उसका पानी यहाँ पे नहीं आएगा। आपका पिशावर जो है वो ड्राई हो जाएगा, आपका नौशहरा है, आपका बन्नू है, वहां पे पानी नहीं आएगा, आप क्या करेंगे? सही है। तो ये चीजें आपने एक दफा पढ़नी है, उसके बाद डिस्कस करनी है मेरे से। ऐसे तो एक साइड पे ही रह गया हमारा। ने पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान में रेजिडेंशियल हाउसेस पे जब विंडो होती है ना, उसको बंदी लगा दी है खवातीन के लिए। लेवल है उनका। लेवल अच्छा, आपने सारा, मैं एक दिन में इस वजह से पढ़ने के लिए कह रही हूँ ये सारा। अभी आप लोगों के पास है बहुत टाइम, आप लोगों के पास नहीं, लेकिन कोल्ड वॉर आप लोगों को भी आनी चाहिए। आप लोगों ने जाके एक वीडियो लगानी है, इंडियन वीडियोस बहुत ज्यादा, जो इंडियन चैनल्स होते हैं, ध्रुव राठी की ले लें कोई भी, उन चैनल्स पे डिटेल्ड वीडियो है, ब्रीफ है, आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा कि आपकी वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई थी, उसके बाद आपकी वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुई, ये भी लगा लें। या आप इंटरनेशनल हिस्ट्री भी अगर विकिपीडिया पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल हिस्ट्री किस वक्त से किधर किधर मूव करती हुई। आपको विकिपीडिया थोड़ा सा इस वजह से नहीं सजेस्ट कर रही थी क्योंकि उसके साथ और बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड होती रही हैं, तो वो सारी चीजें उसके अंदर जो है वो अगर मेंशन कर देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वीडियोस निकालनी है, वीडियो 1 बाय 1 आपने वर्ल्ड वॉर 1 पे, देन जो इंटर वॉर पीरियड है उस पे, देन वर्ल्ड वॉर 2 पे, उस दौरान ही ग्रेट डिप्रेशन हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, वो फिर यूएन किस तरह से बना, देन कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद आपका वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो कम्युनिस्ट का और फैशिज्म हाँ फाशिज्म है, आपका नाजिज्म है, उसके बाद ही आपकी वर्ल्ड वॉर 2 ही है ना। तो इंटर वॉर पीरियड के अंदर ये सारा कुछ हुआ, आपकी होलोकॉस्ट, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको अगर आप डिटेल्ड पढ़ते हैं इसको। अगर आप वही 2x पे करके आप अपनी वीडियो देखते हैं तो आधे घंटे की वीडियो आप 15 मिनट में देख लेते हैं। आप साथ साथ मेन पॉइंट्स लिखते जाएं। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को अच्छा फील होगा कि हम लोगों ने कुछ अच्छा पढ़ा है। सही है। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि दुनिया किस जगह पे है, दुनिया में क्या चल रहा है। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान, इंडिया, रशिया एक नेक्सस बना पड़ा है, वो किस वजह से है, इसके बैक एंड पे क्या है, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। जब कोई बंदा बात करेगा तो उस दौरान में आपको ये चीजें पता चलना शुरू हो जाएंगी कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं, हमने इस बात का आर्ग्यूमेंट क्या करना है। अभी तो जब आपसे बात की जाती है तो उस वक्त आपको लगता है कि हाँ ये दिस इज समथिंग न्यू, हमें इस चीज का आइडिया ही नहीं है। जब आप एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा आपके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, बेहतरी खुद ही आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ऐसे का बेसिक जो क्लासेस होती हैं वो 3 या 4 होती हैं, बाकी जितना टाइम होता है वो आपको सिखाने का होता है, और मेरा पर्पस भी ये है कि आपको लिखना आ जाए। बाकी चीजें वही है कि मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन आपने इस तरह से लिखना है, थीसिस स्टेटमेंट मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन एक क्लास में आपको बता के लिखवा दूं, और उसके बाद आपकी आउटलाइन जो है वो 2-4 ऐसे इसकी आउटलाइन बनाना सिखा दूं। दैट्स इट, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप लोगों को वो चीज आती है या नहीं आती वो आप पे डिपेंड करता है, आप मुझे कितना एंगेज करते हैं। मैं अपना दिमाग खपाने के लिए तैयार हूं, क्या आप लोग मेरा दिमाग खपाने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। एंगेज करें, बोलें कि ये चीजें हैं, ये हमें चेक करके दें, हमें बताएं। आपके पास तो डेली कोई नई चीज होनी चाहिए कि मैडम इस पे हमें बताएं, मुझे पता चले कि मैंने इस पे भी पढ़ के आना है। भाई बच्चे जो है वो क्वेश्चन उठाते हैं, मुझे खुद को प्रिपेयर करना है, टफ टाइम दें। एक ही दिन में पढ़ना है आपने फजीला। सीएसएस की तैयारी करने लगे हैं ना, तो थोड़ा सा आप अपने आप को ना मोल्ड करें इन चीजों की तरफ। अगर 2026 वाली अटेम्प्ट देनी है तो आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं बहुत इजीली। मेरे साथ डिस्कस करें, मुझे ये पता चले कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये इन एरियाज में देखें, आप उससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं, केस स्टडीज देख लेते हैं, और मुझे ये पता चलता है कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग। वो मैक्सिमम 1-2-3 घंटे में आप कर लेते हैं और फिर फारिग। पेरेंट्स की बहुत सारी होप्स हैं आपके साथ, आप लोग अपने घरों से आए हुए हैं
और घर वालों को यही लगता है कि हमारे बच्चे अब अफसर बन के ही घर से वापस आएंगे, तो उनकी ये होप्स टूटने ना दें। आपके पास जितना टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करें, आप अपना मैक्सिमम जो है वो दें, जो रेस्ट है वो अल्लाह जानता है कि आप लोगों के नसीब क्या है, आपकी किस्मत क्या है, लेकिन आप कोशिश करें। अगर आप लोगों के पास सरवजाहत है, एकेडमी में बाकी ऑनेस्ट टीचर्स हैं तो फायदा उठाएं। ट्रस्ट मी, टीचर्स नहीं आपको गाइड करते। आजकल जितने लोग हैं, जितने टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ होता है यहाँ पे, मैंने कोई वो फॉर्मल टीचर्स वाला सीन नहीं देखा। जितना भी स्टाफ होता है वो सारे इस चक्कर में होते हैं कि अपना टाइम वो पूरा करें और चले जाएं। ये सारी चीजें जो आज मैंने बताई हैं ये आपकी सिर्फ बेस लाइन बनाएंगी, ठीक है। लेटर ऑन जब आप जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ उस जगह पे आप खड़े होंगे, आप जो सोसाइटी के लर्नर पर्सन बन चुके होंगे, तो आपको उस वक्त अंदाजा होगा कि ये सारी चीजें वो मैंने आपको बताई हैं जो शायद एक पूरा साल गुजरने के बाद जब आप बहुत पढ़ चुके हों, डायरेक्शन लेस पढ़ चुके हों, और उस वक्त आपको ये पता चले कि ये हमने स्मार्ट स्टडी करना था तो इस तरह से करना था। सही है, फायदा उठाएं। ऑनलाइन असाइनमेंट आप ऐसा करें, ग्रुप में अभी भेज दें मुझे, मैं अभी बैठ के चेक करती हूँ और आपको भेज देती हूँ। जो चीज आज मैंने बताई है आपको, अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं कल, तो मैं कल आपको यूएन पे या जो भी वॉर है उसके ऊपर कोई एक ऐसे करवा दूंगी। सही है, अगर आप पढ़ लेते हैं और मेरे साथ डिस्कस भी कर लेते हैं। मुझे आपकी तरफ से आउटपुट चाहिए इन एनी केस। ग्रुप में जिन्होंने लिखा है वो मैसेज करें और जो काम मैंने बताया वो फिर कल कर लीजिएगा। सर विदाउट कोई क्वेश्चन देते हैं तो कल से अटेम्प्ट करके आप क्लियर कर देंगे। मैं हाँ यहाँ पे अवेलेबल होंगी, मैं टाइमली आ जाऊंगी, आप बता दीजिएगा किस वक्त, या मैं शाम में बैठ जाऊंगी। ओके जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। जो ग्रुप में असाइनमेंट है मैं अभी चेक करके आपको बता देती हूँ। कितना टाइम